नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज दुबे। प्रगति साथी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने कई लोगों ने मैसेज किया कि आप कामधेनु स्कीम के बारे में डिटेल से समझना चाहते हैं। सारी स्कीम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, प्रोसेस किस तरीके से होगा, सब्सिडी कैसे मिलेगी, लोन सेंक्शन कैसे होगा, डिसबर्समेंट क्या होगा, सब्सिडी क्या होगी। आइए एक एक करके सारे क्वेश्चन का जितनी भी बातें हैं ना, आज मैं पूरी कामधेनु स्कीम पूरी डिटेल से आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस स्कीम का नाम क्या है? इस स्कीम का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना। 14 अप्रैल को स्कीम लॉन्च की गई, बड़े जोर शोर से इसका एडवर्टाइज किया गया, लोगों ने काफ़ी वेट किया, तब जाके इसको ऑनलाइन किया गया। ऑनलाइन करने में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आई, जैसे अगर कोई खुद से अप्लाई कर रहा है तो उसमें ओटीपी गलत आ रहा था। मोबाइल की जगह ईमेल का ओटीपी डालना था, ईमेल की जगह मोबाइल का ओटीपी डालना था। बहरहाल वो भी चीज़ें हो गई होंगी, लोगों को समझ में आ गया। इस स्कीम की मूलभूत चीज़ों पे आते हैं कि है क्या, इस स्कीम का स्ट्रक्चर क्या है। स्कीम का स्ट्रक्चर ये था कि मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ये स्कीम लॉन्च करी। इस स्कीम में क्या था कि अगर किसी भी के पास 3.5 एकड़ जमीन, अब जब मैंने कहा 3.5 एकड़ जमीन, तो ये जमीन उसके फैमिली मेंबर्स को मिला के, ब्लड रिलेशन को भी मिला के हो सकती है। मतलब अगर इंडिविजुअली मेरे पास जमीन 2 एकड़ है, मेरे पिताजी के नाम से 1.5 एकड़ जमीन है, तो मैं 3.5 एकड़ जमीन का 1 यूनिट लगा सकता हूँ, 1 यूनिट डेयरी फार्म लगा सकता हूँ। जब मैं बात कर रहा हूँ 1 यूनिट, तो यहाँ 1 यूनिट से मतलब है 25 जानवर से। और 25 जानवर कैसे हो सकते हैं? चाहे वो गाय हो सकती है, भैंस हो सकती है, या एचएफ या क्रॉस ब्रीड जिसे बोला जाता है, वो कोई भी हो सकता है। पर इनमें से अगर मैंने गाय पाली तो मुझे 25 गाय पालनी होंगी। अगर मैंने 25 जर्सी गाय पाली तो 25 जर्सी गाय होंगी। 25 भैंस तो 25 भैंस होगा। ठीक है, तो एक चीज तो ये क्लियर कर लेना कि आप इसमें मिक्स नहीं कर सकते हो 1 यूनिट पे। और ऐसा एक इंसान कितनी यूनिट लगा सकता है? एक इंसान ऐसी 8 यूनिट लगा सकता है, मतलब 200 जानवर पाल सकता है, 200 गाय, 200 भैंस, 200 क्रॉस ब्रीड पाल सकता है। अब अगर सपोज करो मेरे पास जमीन 1 एकड़ थी, तो मैंने 3.5 एकड़ थी, तो मैंने 1 यूनिट लगाई। अगर मेरे पास जमीन 7 एकड़ है, तो मैं 2 यूनिट के लिए एलिजिबल हूँ, 2 यूनिट मैं लगा सकता हूँ। तो क्या दोनों यूनिट वही सेम कि गाय पाली तो गाय ही पालना है, भैंस तो भैंस? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप 2 यूनिट पे जा रहे हो तो आप 1 यूनिट पूरी की पूरी गाय कर सकते हो, दूसरी यूनिट पूरी की पूरी भैंस कर सकते हो, या दोनों यूनिट आप भैंस कर सकते हो, या दोनों यूनिट गाय कर सकते हो। ये जो उसको मिक्सिंग करने का जो मैंने बताया कि नहीं अलाउड है, वो 1 यूनिट के अंदर अलाउड नहीं है। अलग अलग आपने 2 यूनिट बनाई, तो आप 2 यूनिट में अलग अलग आप कर सकते हो कि 25 आपने गाय कर ली, 25 भैंस हो गई। तो एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। दूसरा, इसमें सब्सिडी का क्या प्रोविजन रखा गया है? सब्सिडी तो देखो, जनरल और ओबीसी के केस में 25% सब्सिडी, एससी एसटी के केस में 33% सब्सिडी। जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 25% जनरल के केस, ओबी के केस में, और एससी एसटी के केस में 33%। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होगी? तो प्रोजेक्ट कॉस्ट है 42 लैक्स। अगर मैं भैंस की बात कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ स्टैंडर्ड 42 लाख रुपए प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो 42 लाख के प्रोजेक्ट में 25% किसके? जनरल ओबीसी के केस में आपको मिलेगी सब्सिडी, एससी एसटी के केस में 33%। सब्सिडी मिलेगी कब? सब्सिडी मिलेगी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद। जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका होगा, आप 25 जानवर, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लोगे, इंश्योरेंस करा लोगे, उसके बाद आपको ये सब्सिडी मिलेगी। ठीक बात है, सब्सिडी की भी बातें क्लियर हो गई। अब बात आ जाते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना होगा, और जो भी पैसे मिलेंगे सर अप्लाई करने के बाद, लोन मिला, हमने लोन पे काम चालू किया, तो ये पैसा मिलेगा कैसे? तो पहले ये प्रोसेस समझ लो कि पैसा हमें मिलने कैसे वाला है। अच्छा, इसका पूरा का पूरा पैसा एक बार में नहीं मिलने वाला है। जैसे सपोज करो आपने अप्लाई किया और आपका एप्लीकेशन बैंक में पहुंच गया, आपका लोन सैंक्शन हो चुका है। अब बात आ चुकी है डिसबर्समेंट की। अब लोन लेते टाइम एक बात आती है कि मुझे कितना पैसा खुद से लगाना होगा और कितना मुझे बैंक से मिलेगा। देखो, इसके लिए कहीं कुछ भी गाइडलाइन में नहीं लिखा। ये बैंक टू बैंक डिफर करेगा। कुछ बैंक हो सकता है 15% आपसे मार्जिन मनी की बात करें, 20% की बात करें, 25% की। जब मैं यहाँ मार्जिन मनी की बात कर रहा हूँ, मतलब वो कहेंगे कि अगर 42 लाख का प्रोजेक्ट है तो आप कितना लगाने वाले हो, बैंक से लोन कितना। हो सकता है कोई बैंक कहे कि मैं 10% मार्जिन मनी पे, मतलब 4.5 लाख रुपए, और बाकी का 38 लाख रुपए लोन मिल जाएगा। कोई बैंक कहेगा कि साहब आपको 25% आपकी मार्जिन मनी होगी, 10.5 लाख रुपए आपको लगाने होंगे, और रिमेनिंग जो बचा 31.5 लाख रुपए, वो मैं आपको लोन देने वाला हूँ। ये डिपेंड कर सकता है, मैंने बताया ये बैंक टू बैंक डिफर करेगा। नॉर्मली जो भी बैंक है वो 25% मार्जिन मनी की बात करते हैं कि 25% आप लगाओ, 75% हम आपको लोन देते हैं। अब आपने 25% आपने लगाया, 75% आपको लोन मिल गया, आपका टोटल 42 लाख रुपए हो गया।
तो अब आपको पैसे कैसे मिलेंगे? तो सबसे पहला पैसा मिलेगा, जो भी बैंक आपको डिस्बर्स करेगा, वो शेड बनाने के लिए। फर्स्ट मंथ में जो पहला डिस्बर्समेंट होगा वो शेड बनाने के लिए होगा, और वो कितना होगा? 11,40,000 रुपये। ठीक है, तो 11,40,000 रुपये आपको शेड बनाने के लिए मिला। शेड बनाने में लगभग 2 से 3 महीने का टाइम लग जाना है। जैसे ही आपका शेड कंप्लीट हो जाता है, तब आपको चौथे महीने पे मिलेगा कितना? 11 लाख रुपए। ये किसके लिए मिलेगा? जानवर या गाय खरीदने के लिए या भैंस खरीदने के लिए मिलेगा। कितना होगा? 11 लाख रुपए। मैं यहाँ भैंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं 42 लाख के प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, ये भैंस का प्रोजेक्ट है। तो 11 लाख रुपए आपको मिलेंगे 9 भैंस खरीदने के लिए। ठीक है, अब एक बात ध्यान देना, यहाँ भैंस आपको परचेज कहाँ से करनी है? आउट ऑफ स्टेट परचेज करनी है। जो भी आप बफेलो ये भैंस परचेज करोगे, इसकी कॉस्ट में इंश्योरेंस की कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी इस पर इंक्लूड किया गया है। ये जो 11 लाख रुपए है ना, तो ये 11 लाख रुपए इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन को इंक्लूड करके मैंने बताया यहाँ। 11 लाख रुपए पहले आप नो। और दूसरी बात, जो भी आप गाय या भैंस परचेज करके लाते हो ना, उसका बछड़ा या जना हुआ 1 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी उसका बछड़ा है वो 1 महीने से ज़्यादा का ना हो। ठीक, तो मतलब ऐसी भैंस लेकर आनी है, या तो वो बच्चा देने वाली है, या अगर दे दिया है तो उसका 1 महीने से ज़्यादा का समय नहीं हुआ हो। तो आपको पहले चौथे महीने में आपको 11 लाख रुपए मिल गए। उसके बाद आपको अगले 4 महीने बाद, मतलब 8वें महीने में आपको फिर से मिलेगा 9,80,000। कितने जानवर परचेज करने के लिए? 8 जानवर परचेज करने के लिए। अगेन उस पर इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट इंक्लूड है। फिर अगले 12 महीने बाद, पहले महीने में आपको शेड के लिए मिला, चौथे महीने 9 जानवर खरीदने के लिए, 8वें महीने 8 जानवर के खरीदने के लिए, और 12वें महीने में फिर से 8 जानवर खरीदने के लिए। वो कितना मिलेगा? 9,80,000। इस तरीके से अगर आप इसको टोटल करोगे तो ये 42 लाख रुपए हो जाएगा। एजेंडा क्या था, क्यों किया उन्होंने ऐसा? ताकि दूध का जो लैक्टेशन पीरियड है ना आपके फॉर्म में, वो बना रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे। अगर हम 25 जानवर पहली बार ही लेकर आते और वो 25 के 25 दूध दे रहे होते, ऑब्वियस बात है 6-8 महीने बाद उनका प्रेगनेंसी पे चले जाते जानवर, और वहाँ उनका दूध का प्रोडक्शन खत्म हो जाता, तो आपके यहाँ जो रेगुलर रेवेन्यू सोर्स है वो बंद हो जाता। ईएमआई पे करने में प्रॉब्लम आप आती। किसानों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही होती। इसी बात का ध्यान रखते हुए इन्होंने इस तरीके से साइकिल डेवलप किया ताकि आपके यहाँ मिल्क प्रोडक्शन हमेशा बना रहे। तो ये बात समझ में आ गई कि पैसे हमें कैसे मिलेंगे और सब्सिडी कैसे मिलेगी। जब आपके सारे 25 के 25 जानवर हो जाते हैं, तब आप सब्सिडी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। देखो, सरकार की मंशा बड़ी साफ, बड़ी क्लियर थी कि लोगों के पास जो भी ये प्रोजेक्ट चालू करे वो उसको चला भी पाए। ऐसा नहीं कि बहुत सारी स्कीम आती हैं, हमने चालू किया, थोड़े दिनों बाद जैसे ही फाइनेंशियल क्रंच आया तो वो चीज़ें नहीं हो पाई या आप उसे कंटिन्यू नहीं कर पाए। इसलिए इसको जो साइकिल को, पीरियड को मेंटेन किया गया ना, कि पहले 9 फिर 8 फिर 8। ठीक है, तो ये बात भी मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी कि पैसे कैसे मिलेंगे, सब्सिडी कैसे मिलेगी। अब बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होगा, अप्लाई कैसे करना होगा। आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो लोगों की कॉमन क्वेरीज है, वो इसी चीज़ को लेकर है कि यार मैंने अप्लाई कर दिया है, मुझे ट्रेनिंग कब मिलेगी, ट्रेनिंग मिल गई तो मेरा बैंकर्स पूल पे कब जाएगा। चलिए उसको अब अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखो, एक बात समझो, जो यहाँ लिखा था ना कि बड़ा स्ट्रीमलेस होगा, आराम से आप चीज़ों को कर पाओगे, ऐसा कुछ होता मुझे भी नहीं दिख पाया। पहले प्रॉब्लम आई एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन करने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्लैरिटी का तो वो रहा, लोगों को बताया नहीं गया कि है क्या प्रोसेस। आपने एप्लीकेशन करवा दिया, एप्लीकेशन होने के बाद लोगों को ट्रेनिंग के लिए वेट करना पड़ रहा है। आपने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं किया कि आप लोगों को ट्रेनिंग करा पाओ। आपने ट्रेनिंग के लिए दूसरे इंस्टीट्यूट नॉमिनेट नहीं करे, आपने कहा हम अपने ही इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग कराएंगे। बहरहाल ठीक है भाई, जब ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया तो अपन क्या ही कर सकते हैं। हम तो समझ लेते हैं कि ये कैसे करने वाले हैं, हमें उस पर अपने आप को भी ढाल लेना होगा, उसी तरीके से हमें भी चलना होगा। इन्होंने कहा कि आपके पास पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, बैंक अकाउंट हो, आईएफएससी कोड हो और लैंड रिकॉर्ड्स हो, लैंड की डिटेल हो, चाहे वो आपकी हो, आपके पिताजी के नाम से हो, दादाजी के नाम से। अच्छा हाँ, एक बात और यह पूछोगे कि क्या किराए की ज़मीन लेके काम किया जा सकता है, कि मैं लीज पे लेके लैंड कर लूँ? नहीं साहब, इस पे अलाउड नहीं है। इन्होंने कहीं भी इसका कोई प्रोविज़न नहीं रखा है। लीज लैंड पे आप नहीं कर सकते हो। आपकी, मैंने बताया, ब्लड रिलेशन पे होनी चाहिए। आपके भाई की ज़मीन हो आप ले सकते हो, पिताजी की, माताजी के नाम से हो ले सकते हो। लीज लैंड, किराए पे ली हुई ज़मीन यहाँ अलाउड नहीं होगी। तो यहाँ जब मैंने ज़मीन के पेपर की बात करी तो आपके खुद के नाम से ज़मीन या आपके घर वालों के नाम से।
आप सिंपल ऑनलाइन इसको अप्लाई कर देते हो। अप्लाई करने के बाद आपका एप्लीकेशन कहाँ पहुँच जाता है? डिपार्टमेंट के पास पहुँच जाता है। डिपार्टमेंट, अब उनके डिपार्टमेंट ने कहा कि आपके पास ट्रेनिंग, उसमें मांगा गया है कि आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है तो आप अपलोड करो। अगर किसी ने पहले से ट्रेनिंग कर रखी हो, जो कि किसी के पास है नहीं, किसी ने करी भी नहीं है, आपने कहीं ऐसी ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइज ही नहीं करी कि किसी के पास ऑलरेडी हो, तो सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद आपके पास ट्रेनिंग का शेड्यूल आएगा। डिपार्टमेंट के पास जो भी इनके 5 से 6 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, भोपाल हो गया, महू हो गया, जबलपुर हो गया या रीवा हो गया, ऐसे जहाँ भी इनके 5-6 इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ ट्रेनिंग का ये शेड्यूल निकालते हैं। आप अप्लाई करने के बाद आपको रेगुलर चेक करते रहना होगा, और जब भी वो शेड्यूल आता है आप अपने ट्रेनिंग का शेड्यूल फिक्स कर लो। ट्रेनिंग शेड्यूल कर लेने के बाद आपको ट्रेनिंग होगी, 3 दिन की ट्रेनिंग होगी, वहाँ 3000 रुपये आपको गवर्नमेंट फीस पे करनी होगी, और वहाँ ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि यार मैंने अपनी वाइफ के नाम से अप्लाई किया है, वाइफ नहीं जा सकती, तो क्या उसकी जगह मैं ट्रेनिंग लेने जा सकता हूँ? तो फिर इसका जवाब है नहीं, आप नहीं जा सकते हो। आपको जिसके नाम से आपने अप्लाई किया उसे ही भेजना होगा ट्रेनिंग करने के लिए। अगर आप सोचो कि ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किसने किया है, वाइफ के नाम से, हस्बैंड के नाम से, बेटे के नाम से, और आप जाके वो ट्रेनिंग कर लो, तो नहीं, आप जिसके नाम से एप्लीकेशन है ट्रेनिंग भी उसी को अटेंड करनी होगी। ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद आपको क्या मिलेगा? एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। उस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट को आपको अपने एप्लीकेशन पे जाके अपलोड कर देना होगा। ठीक है, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दिया, और कुछ लोग हैं, आप में से ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिला ही नहीं, या उनकी ट्रेनिंग ही नहीं हो पाई। तो वेट करो, जैसे ही आपकी ट्रेनिंग होगी आप उसे अपलोड कर दोगे। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अपलोड होने के बाद अब आपका एक्चुअली आपका प्रपोजल अब डिपार्टमेंट में स्क्रूटनी के पास, स्क्रूटनी के लिए पहुंचा है। डिपार्टमेंट कैसे स्क्रूटनी करता है? आपके डॉक्यूमेंट को चेक करता है, प्रॉपर आपके पैन कार्ड को, आधार को, आपके लैंड डिटेल को चेक करता है, और जिस भी आप जिले से हो वहाँ के कंसर्निंग डिपार्टमेंट या जो वेटनरी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर हैं, एडीएच बैठते हैं, उनके पास उस केस को फॉरवर्ड कर देता है। उनका काम होता है कि आपसे वो कांटेक्ट करें, आपसे मिलें, आपकी फिजिबिलिटी चेक करें कि आप ये चलाना चाहते हो, लगा पाओगे, ज़मीन कहाँ है, सारी ज़मीन आपके नाम से है, कोई किसी ने गलत डिटेल तो नहीं दी। वो एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं, वो प्राइमरी स्क्रूटनी करते हैं, और वो अपनी रिपोर्ट डिपार्टमेंट को, हेड ऑफिस को सबमिट करते हैं। रिपोर्ट में डिपार्टमेंट के पास आ जाने के बाद डिपार्टमेंट उसको क्या करता है? फाइनलाइज करके आपकी लिस्ट निकाल देता है। लिस्ट निकालने का मतलब है कि अब आपका केस बैंकर्स पूल पे पहुंच चुका है। बैंक का एक पूल बनाया हुआ है। मैं ये बात भी बता दूं कि बैंकर्स पूल क्या है, जो लोगों के दिमाग में है ना कि मैं किस बैंक में भेजूं, मेरा लोन कहां से होगा। तो सबसे पहले ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी, आई होप आप ये बात समझ पाए होगे कि आपका डिपार्टमेंट में केस कब पहुंचेगा। आपका डिपार्टमेंट में केस कब पहुंचेगा? जब आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो चुका होगा। ट्रेनिंग हो जाने के बाद आपका केस डिपार्टमेंट में आएगा। डिपार्टमेंट अपने जो भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, वहाँ के ऑफिसर आएंगे, आपके यहाँ विजिट करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। चीज़ों को चेक करने के बाद अपनी रिपोर्ट हेड ऑफिस सबमिट करेंगे। हेड ऑफिस उसके बाद आपका केस कहाँ पहुँचाएगा? बैंक के पास पहुँचाएगा, बैंकर्स पूल पे पहुँचाएगा। ठीक है, तो ये बात भी आई होप कि आप लोगों तक अच्छे से क्लियर हो गई हो। अब आ जाते हैं बैंकर्स पूल क्या है या बैंक पूल क्या है। बैंक पूल कुछ भी नहीं, जैसे अपन एक पूल देखते हैं ना कि जहाँ सारे के सारे लोग एक साथ जंप कर सकते हैं, ऐसा ही कुछ ये पूल बनाया हुआ है। एनएलएम का केस याद है अगर आप लोगों में से किसी ने किया है कि हमें जब भी, या एनएलएम क्या पीएमईजीपी हो, पीएमएफएमई, हमें बैंकर्स को खुद सेलेक्ट करना होता है कि हम किस बैंक से लोन लेने वाले हैं। हम उस बैंक को सेलेक्ट करते हैं, प्रपोजल उसके पास जाता है। इन्होंने कहा इसमें बड़ी प्रॉब्लम भी आती है, कई बार किसी बैंक ने नहीं किया, फिर आप दूसरी बार नया प्रपोजल बनाओ, फिर किसी दूसरे बैंक को सेलेक्ट करो। तो क्यों ना ऐसी कुछ व्यवस्था की जाए कि किसी को ये करने की जरूरत ना पड़े। हम बैंक को ही ऑप्शन दे देते हैं किस बैंक से कराना है, आपको अलग से बैंक को नॉमिनेट नहीं करना। एक पूल बना दिया, मैंने ऐसे बनाया ना, तो ये समझ लो एक पूल है, यहाँ सारे बैंकर बैठे हुए हैं, इसके अंदर सारे के सारे, कोई भी प्रपोजल इस पे आएगा। अब ये बैंकर कोई सा भी बैंकर सेलेक्ट कर लेगा कि साहब, जैसे सपोज करो मेरा बैंक इंडियन बैंक में है, या आपका खाता सेंट्रल में है, या किसी का पीएनबी में है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जिस भी बैंक में हमारा खाता हम उसे ही कांटेक्ट करते हैं। अब आप उस बैंक को कांटेक्ट करते हो, वहां से बैंक जो होगा आपके उस पूल में से वो केस आपका पिक कर लेगा। ठीक बात है, केस पिक किया, अगर उसको सारी चीज़ें सही लगी तो वो उस केस को अपनी ड्यू डिलिजेंस करेगा, आपकी सारी चीज़ों को चेक करेगा, सब कुछ सही आता है तो वो सेंक्शन करेगा, डिसबर्समेंट कर देगा। नॉर्मल उसके लिए टेट रखा, 15 दिन के अंदर उस बैंक को सैंक्शन करना होगा लोन। मतलब वो बैंक ऐसा नहीं कि प्रपोजल लेके अब वो बैठ गया, आराम से बैठा हुआ है, आप चक्कर पे चक्कर काटे जा रहे हो।
उस प्रपोजल को पिक करने के बाद 15 दिन के अंदर उस प्रपोजल को उसे क्या करना होगा, डिस्पोज करना होगा, सेंक्शन करना होगा, या रिजेक्ट करना है या नहीं करना तो उसको वापस बैंक पूल में भेजना पड़ेगा। सपोज करो उसने आपका केस सेंक्शन कर दिया तो फिर कोई बात ही नहीं, बात खत्म हो गई। सेंक्शन करो, डिसबर्समेंट कराओ और अपना काम चालू कर दो, जैसा मैंने बताया। अगर किसी रीजन से आपका केस सेंक्शन नहीं हो पाया या इस बैंक ने मना कर दिया, मैनेजर साहब है उनका मूड ठीक नहीं था, उन्होंने कहा जाओ नहीं करता, क्या कर दोगे? ऐसा ही तो होता है। मतलब कई बार लोगों का मन भी होता है, बैंक मैनेजर किसी एसपी से कम नहीं होता, उसने कहा नहीं माने, नहीं है फिजिबल, मुझे नहीं लगता। ये सच में फिजिबल नहीं है, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप ऐसा मत समझना कि ये बैंकर्स के लिए मैं वो कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि बैंक भी नहीं करता, कई बार एक्चुअली करने वाला भी नहीं होता, तो बैंक कह देता कि मैं नहीं करने वाला हूँ या मुझे नहीं समझ में आ रहा। इस केस में क्या करना होगा आपको? कोई बात नहीं, आप उनसे ऐसे हाथ जोड़ के विनती करोगे, साहब नहीं कर पा रहे हो तो दूसरे बैंक में आप भेज दो, या आप इसको क्या कर दो, विड्रॉ कर दो अपने पूल से, तो ये किसी दूसरे बैंक के पास चला जाएगा। तो आपको बार बार किसी बैंक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस भी बैंक से आपका लोन होना है, सपोज करो सेंट्रल बैंक ने मना कर दिया, तो इंडियन बैंक में अगर आपका खाता है या इंडियन बैंक वालों से आपकी बात हो गई तो वो आपका केस वहां से पिक कर सकते हैं। आपको केस फॉरवर्ड कराने के लिए बार बार किसी डिपार्टमेंट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, किसी कंसल्टेंट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, वहां बैंक ही वहां बैठे बैठे अपना केस पिक कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है कि बैंक अब केस कैसे करने वाला है। आप लोग किसी के इसके चक्कर में बताना कि मैं यहाँ तुम्हारा केस भिजवा देता हूँ, वहाँ भिजवा देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैंने बताया ना, जैसे स्विमिंग पूल में एक साथ सब छलांग लगा देते, यहाँ भी ऐसे ही है। सारे के सारे बैंक बैठे हुए हैं, जो छलांग लगाएगा इसके अंदर जिसका आएगा उसमें से किसी को भी कोई भी बैंक कर सकता है। किसी पर्टिकुलर बैंक को हम नॉमिनेट नहीं करने वाले। आई होप मैंने इस बात को बड़े डिटेल से क्लियर कर दिया हो। चलिए अब आगे पहुंचते हैं कि सैंक्शन हो जाने के बाद, डिसबर्स हो जाने के बाद वही सब्सिडी कैसे डिसबर्स हो जाएगा, वही 9-8-8 पहले उसके लिए मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि अब मैं शायद कोई इसमें पॉइंट मिस कर रहा हूँ। अगर ऐसा कोई भी पॉइंट आपको लग रहा है जो कहीं मुझसे स्किप हो गया हो तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना। मैं ट्राई करूँगा कि उन चीज़ों को भी लेकर वो कर सकूँ, आपको बता सकूँ। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको मेरी मेहनत सही लगती है, आपको कहीं ना कहीं इसका कुछ भी फ़ायदा पहुंच पा रहा, तो लाइक करो और किसी ज़रूरतमंद के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।